हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक टाइम आता है जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता उसका सोल्यूशन क्या है। कभी कभी तो ऐसे होता है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाती है, माइंड में बहुत सारी टेंशन आ जाते हैं, कोई तो इसका सोल्यूशन दे दो, कुछ समझ नहीं आता कि लाइफ जा किधर साइड गई है। राइट, हमें लगता है हमारी जिंदगी तो बर्बाद है, बिल्कुल बेकार है, लाइफ जीने का मन ही नहीं करता, इसको बोलते हैं डिप्रेशन के स्टेट में जाना। तो ऐसे में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई मिरेकल हो जाए, कुछ तो चमत्कार हो जाए, कोई तो आ जाए जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। कौन करेगा सॉल्व? आप खुद करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व। और यही आपको समझाने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इतनी ब्यूटीफुल सी पोम डस्ट ऑफ स्नो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो एक बहुत छोटी पोम है बच्चों, 8 to 9 लाइंस की ये पोम है। आपको लगता है कि इतनी छोटी पोम हमको सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता सकती है, हमारी लाइफ को देखने का जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसको चेंज कर सकती है? तो यस, दिस इज पॉसिबल, और इसीलिए आज मैं आपको ये पोम पढ़ाने वाली हूँ। तो लिटरेचर का पार्ट तो है ही, आप क्लास 10 की स्टूडेंट है तो आपके सिलेबस में ये है, तो आपको पढ़नी ही है। इसके अलावा कोई और भी अगर ये मेरी वीडियो देख रहा है और आप अपसेट है लाइफ को लेके, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा लाइफ में करना क्या है, तो बिलीव मी, इस पोम को पूरा पढ़ने के बाद, इसके मीनिंग एंड हिडन मीनिंग को समझने के बाद आज आपका लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाने वाला है। तो इस वीडियो को मेरे साथ पूरा देखना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि गुप्ता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि गुप्ता एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पोम नंबर 2, डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो, जो कि बहुत अच्छे से आपको आज समझ में आ जाएगी। तो एज आई सेड, सिलेबस का पार्ट तो है ही, क्वेश्चन आंसर लिखना तो सीख ही जाओगे, उसके अलावा जो सीख के जाओगे वो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होने वाली है। डिफिकल्ट वर्ड्स अगर हैं तो उनके मीनिंग देखेंगे, सेंट्रल आइडिया आपको बताऊंगी, डीप हिडन मैसेज फ्रॉम दिस पोम भी बताऊंगी, पोएटिक डिवाइसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में आज। ठीक है, चलो तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो एज आई टोल्ड यू, द पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो थोड़ी सी इनके बारे में भी नॉलेज ले लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं, 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज विनर हैं ये। पोइट्री इनकी जानी जाती है ह्यूमन माइंडसेट के बारे में बताने के लिए, जो डिलेमास है, डिसीजन मेकिंग है हमारी, वो कैसे आउटकम निकलता है उसका काफी कुछ ये बताते हैं अपने पोम्स के अंदर। रूरल सेटिंग, अगर सेटिंग की बात की जाए तो रूरल लैंडस्केप की सेटिंग इनको पसंद है, विलेज एरिया, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के बारे में, ये छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक्स होते हैं ना उनके बारे में ये लिखते हैं। जैसे एक इनकी पोम है रोड नॉट टेकन, आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, 10th के बच्चे तो 9th में पढ़ के आए होंगे, जहाँ 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, राइट, स्टार्ट होती है वहां से कि भाई हम जब डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, ये ले या वो ले, उसका आउटकम क्या होगा, तो उसके बारे में लिखी है। बहुत ब्यूटीफुली उसको एक्सप्रेस किया है इन्होंने पोम के अंदर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पोम, डस्ट ऑफ स्नो। बिफोर स्टार्टिंग द पोम, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड सिंबल बता देती हूँ जो इस पोम में बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से यूज किए गए हैं। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि जो भी सिंबल यहाँ यूज पोम के अंदर किए गए हैं उनसे भी एक मैसेज आपको मिलने वाला है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। सो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं इस पोम के अंदर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। कैरेक्टर बोलो, सिंबल बोलो, कुछ भी बोलो। वन इज द नैरेटर। नैरेटर बोले तो पोइट खुद भी हो सकता है, या जो इस पोम को नरेट कर रहा है, बोल रहा है, आपको बता रहा है, वो भी हो सकता है। सिंपल एक बॉय है, पर्सन है बेसिकली, आप या मैं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पोम क्या कर रही है, हमारे ही लाइफ को तो डिपिक्ट कर रही है, हमारी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स को के बारे में ही तो है। सो आप, मैं या नरेटर, एक मेन कैरेक्टर यहाँ पे हो गया। सेकंड इज अ बर्ड, एक बर्ड के बारे में यहाँ बात किया गया, यू कैन रीड इट, इट्स अ क्रो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है समझना कि राइटर ने यहाँ क्रो को क्यों क्यों यूज किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बर्ड के बारे में आप लिखना चाहोगे तो वो क्रो डेफिनेटली नहीं होगी। आप खुद ही देखो, अब तक आपने जितनी भी पोम पढ़ी हैं और अगर वहां पे किसी बर्ड का रेफरेंस लिया गया है तो दैट कैन बी अ नाइटिंगेल, सबसे बड़ी तो वही, मतलब सबसे ज्यादा यूज होती है। देन देयर कैन बी अ स्पैरो, देयर कैन बी पीकॉक, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन क्रो से रिलेटेड बहुत ही कम पोम आपको देखने को मिलेगी, राइट। बट राइटर ने उसको यूज किया है, क्यों? और क्रो सिंबलाइज क्या करता है? क्रो एक हैप्पी, चर्पी, कलरफुल बर्ड नहीं है। क्रो जब आप एज अ बर्ड सिंबलाइज अगर करना चाहेंगे तो दैट वुड बी सिंबलाइज्ड एज सैडनेस, ग्लूमीनेस, डेथ, टेंशन, डिप्रेशन, इन से रिलेटेड, इन कीवर्ड से रिलेटेड सिंबलाइज किया जाता है क्रो को। तो ये जो बर्ड है ये एक अलग ही माइंडसेट से यूज की है पोइट ने इस पोम के अंदर। सेकंड कैरेक्टर,
सेकेंड सिंबल जो यहाँ यूज किया गया है दैट इज डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो इज नथिंग बट जस्ट स्नोफ्लेक्स जो आप कभी किसी हिली एरिया में जाइए या किसी ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पे स्नो पड़ती है, तो आप नोटिस करोगे कि जो पेड़ हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितना भी एरिया है वो सब कवर हो जाता है डस्ट से, राइट. तो डस्ट ऊपर से गिरती है, उसी को यहाँ डस्ट ऑफ स्नो मेटाफर है बेसिकली. यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है, स्नोफ्लेक्स को डस्ट बताया गया है, ठीक है. तो ये यहाँ पे आपको एक पोएटिक डिवाइस भी मिल जाएगी. तो स्नोफ्लेक्स को यहाँ पे यूज किया गया है एज अ सिंबल. नेक्स्ट ऑफ कोर्स हेमलॉक ट्री एज अ सिंबल यहाँ पे यूज किया गया. अगेन हेमलॉक ट्री एक इतना रेयर ट्री है जो शायद ही किसी पोम के अंदर यूज किया जाता है. एक तो ये पॉइजनस होता है, इसकी काफी सारी जो स्पेसीज होती है वो पॉइजनस होती है. नेगेटिविटी के लिए इसको हम सिंबलाइज करेंगे, डेथ के लिए पॉइजन होगा तो डेथ होगी वहां पर, राइट. तो अगेन अगर आप किसी ट्री को यूज करना चाहते हैं टू राइट योर पोम, दैट नेवर कैन बी अ हेमलॉक ट्री, राइट. आप कुछ और यूज करोगे, बैंडियन ट्री यूज करोगे, पीपल ट्री यूज करोगे, पिग ट्री यूज करोगे, क्रिसमस ट्री यूज करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हेमलॉक ट्री एज अ पोम आप एज अ सिंबल अपनी पोम में यूज करोगे. बट राइटर हैज डन इट एंड इट हैज a significant meaning inside it. वो हमको समझना है. ओके, डोंट फील लाइक कि ये क्यों यूज किए गए हैं, इन्हीं का इसी से एक मीनिंग डिराइव होगा जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द पोम नाउ. अभी हम लोग पोम के बारे में आ जाते हैं. तो मैंने आपको बोला था 8 लाइंस की पोम है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एज आई सेड डीप डाउन मीनिंग है इसके, तो हम वो समझेंगे. स्टार्ट द पोम नाउ. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. क्या हो रहा है इन स्टार्टिंग की 4 लाइंस में, एक सेटिंग बन रही है. ये आप यहाँ पे विजुअलाइज इसको कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो इमेजिनेशन आपकी जैसे ही ये आप लाइन पढ़ोगे वो बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी माइंड में. इसीलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस इमेजरी भी यूज की गई है, क्योंकि आपने एक माइंड में क्या बना लिया, एक ये पिक बना ली जहां हो क्या रहा है, एक क्रो है, कौवा, राइट. सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन किया, कुछ शेक डाउन हुआ, बेसिकली शेक किया, हिला और नीचे गिरा. क्या हुआ, जब क्रो ट्री पे बैठा हुआ था तो उसने बैठा था, आया था, उठ के गया था, ये कोई भी मूवमेंट हो सकता है. पोम के अंदर हमें एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि क्या हुआ था, बस हमें इतना पता है कि हाँ कुछ तो मूवमेंट वहां पे हुआ. किसकी वजह से हुआ, क्रो की वजह से. और जब मूवमेंट हुआ तो एक और चीज हुई, जो डस्ट थी, डस्ट नहीं थी बेसिकली, स्नोफ्लेक्स थे, स्नो थी, वो जो स्नो थी उस पेड़ के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर, वो नीचे गिर गई. होता है ना ऐसा. तो ये एक इमेज आपके माइंड में बनाई जाती है स्टार्टिंग की 4 लाइंस में, जहां हमको जो सिंबल है उनको इंट्रोड्यूस भी कर दिया जाता है. जैसे हमारे पास एक क्रो हो गया, एक हमारे पास डस्ट ऑफ स्नो हो गया और एक हेमलॉक ट्री हो गया. और जहां यहाँ लिखा हुआ है मी, डू आई हैव द पेन, जहां हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है मी, ये हमारा नरेटर और एनीवन, यू, मी, नरेटर, पोएट, कोई भी आप इसको मान लो, ठीक है. तो चारों हमारे सिंबल भी हमें इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं. हमें बोला जाता है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, नरेटर, द डस्ट ऑफ स्नो, नंबर 3, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, नंबर 4. बन गई सेटिंग माइंड में, हमारे माइंड में एक इमेज बन चुकी है कि हाँ भाई एक ट्री है, ट्री के ऊपर क्रो है, आया है, गया है, बैठा है, जो भी किया है, लेकिन इस वजह से जो डस्ट थी, जो स्नो थी पेड़ के ऊपर, वो नीचे गिर गई. किसके ऊपर गिर गई, मी, मतलब कि पोइट, राइटर, या हमारे तुम्हारे किसी के भी ऊपर जो उस माइंड स्टेट में वहां पे होगा उसके ऊपर वो गिर गई. क्लियर हो गया. अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये जो सेटिंग हमने बनाई या ये जो एक्ट हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, वो हमको सेकंड स्टेंजा में बताया जाता है. Has given my heart a change of mood. ओ अच्छा, इसका मतलब जो हमारा पोएट था, ओके, माई हार्ट, अगेन जिसके लिए मी आया उसी के लिए माई आएगा, चाहे आप है, मैं हूं, पोएट है या नरेटर है. सो हैज गिवन माई हार्ट, व्हाट हैज गिवन माई हार्ट, किसने दिया, द सेम इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड. इंसिडेंट क्या था, क्रो ने जो डस्ट थी, जो स्नो थी, उसको नीचे गिराया, ये इंसिडेंट. एंड दैट इंसिडेंट हैज गिवन माई हार्ट, माई बोले तो पोइट का हार्ट, अ चेंज ऑफ मूड, मूड में चेंज कर दिया, राइट. अभी ये जो मूड में चेंज हुआ है वो कैसा हुआ, भाई ट्रांजिशन है, कैसे भी हुआ होगा. हो सकता है पोइट सैड था तो हैप्पी हो गया, हो सकता है पोइट हैप्पी था, बड़े सुंदर से कपड़े पहन के किसी पार्टी में जा रहा था और उसके ऊपर कुछ ऊपर से डस्ट स्नो गिरी और वो उसका मूड अपसेट हो गया. ये भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ हमको क्या बताया गया, चेंज ऑफ मूड हुआ है, राइट. आगे बढ़ते हैं. एंड saved some part of a day I had rued. ओ अभी हमें समझ आया कि ये
हैप्पी टू सैड वाला ट्रांजिशन नहीं हुआ है, ये सैड टू हैप्पी वाला हुआ होगा। व्हाई? बिकॉज द पोइट इज क्लेमिंग हियर, एक्सप्लेनिंग हियर कि उसका हाफ ऑफ द डे खराब ऑलरेडी हो चुका था एंड दैट्स व्हाई ही वाज रिग्रेटिंग। रिग्रेट का क्या मतलब हो गया? रिग्रेट करना। क्या करना? रिग्रेट। मतलब मैं रिग्रेट करता हूं जो भी अभी अभी मेरी लाइफ में हुआ, हाफ ऑफ माई लाइफ। अच्छा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कंपैरिजन यहाँ पे हम लोग एनालॉजी सेट कर सकते हैं कि हाफ ऑफ अ डे को एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड लिव्ड, इस सम पार्ट को हम एक दिन का आधा दिन भी बना सकते हैं और इसको हम अपनी लाइफ का आधा लाइफ भी बना सकते हैं। मतलब मान लो आप अभी हो 20 के, लेट्स से, ओके, सो समथिंग हैज गिवन my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। तो मैं रिग्रेट कर रहा हुआ था। अच्छा अभी यहाँ एक और आपको टर्मिनोलॉजी सिखाती हूँ, टर्म बताती हूँ नया। कभी भी कोई एक्ट जब हमारी लाइफ में होता है और जो चेंज ले आए कुछ, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? कैटलिस्ट। अब मुझे बताओ इस पोम के अंदर कैटलिस्ट कौन है? क्या है कैटलिस्ट? सो द एक्शन wherein the crow shook down the tree and because of that the snow, जो स्नो थी जो पॉइंट के ऊपर गिरी, वो है कैटलिस्ट। तो पूरा एक्शन भी आप कैटलिस्ट बना सकते हो, क्रो को भी कैटलिस्ट बना सकते हैं, बिकॉज इसी की वजह से इसकी लाइफ में चेंज आया। अब चेंज क्या आया? यहाँ पॉइंट बताते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरा जो सम पार्ट ऑफ द डे था ना, वो बहुत ही अनहैप्पी था उस टाइम में, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फील कर रहा था, रिग्रेट फील कर रहा था कि क्या ही लाइफ है, बर्बाद ही लाइफ है। लेकिन एकदम से अब मेरे माइंडसेट में एक शिफ्ट हो गया है, मेरे मूड में शिफ्ट आ गया है, चेंज आ गया है और अब मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। एटलीस्ट सैड फील नहीं कर रहा, ठीक है, एटलीस्ट सैड फील नहीं कर रहा, बट मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ अभी एंड थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा हूँ। एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि जो हुआ सो हुआ, लेट्स एंजॉय द लाइफ नाउ। आधा दिन बर्बाद हो गया लेकिन बाकी का जो है अब इसको मुझे और अच्छे से जीना है। पोम फिनिश। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बात हुई, आप तो बोल रहे थे भाई कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ लर्निंग मिलेगी, तो क्या हुआ? तो देखो अभी मीनिंग की शुरुआत होती है, जो मैसेज आपको यहाँ पे पोइट देना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो एक्ट था जिसको हमने कैटलिस्ट यहाँ पे बोला है, स्नो के गिरने का, ये कैसा एक्ट था? ये कोई मैन मेड एक्ट था, आर्टिफिशियल एक्ट था, जबरदस्ती किसी ने ऐसा किया, कुछ सोची समझी साजिश थी, या एक नेचुरल एक्ट था जो जस्ट हो गया, अपने आप से हो गया? कैसा एक्ट था ये आप बताओ मुझे। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल एक्ट था, है ना? अगर मैं पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे? मैम ये एक नेचुरल एक्ट था। अब यहां से आपको क्या समझ आया? यहां से आपको पावर ऑफ नेचर समझ आई, राइट? जब आपको बोला जाता है कि जाइए नेचर के पास, जाइए नेचर को फील कीजिए, तो वो क्यों बोलते हैं? आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, टेंशन लेके मेरे माइंड में बड़ी टेंशन रहती है, दिमाग ऐसा वैसा घूमता रहता है, इतनी सारी थॉट्स है, तो आपको क्या बोलेगा? बोलेगा जाओ थोड़ा ना खुली हवा में सांस लो, एक वेकेशन पे चले जाओ। अब वेकेशन पे जाने का मतलब होता है नेचर के क्लोज, आप किसी हिल एरिया पे जाएंगे, राइट? तो वहां आप नेचर के क्लोज चले जाते हैं। तो यहाँ पॉइंट आपको सिंपल लैंग्वेज में यही बताना चाहते हैं that nature has healing power। नेचर के अंदर एक हीलिंग पावर होती है एंड अनइंटेंशनली कभी कभी ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स हो जाते हैं जो आपको इतना बड़ा माइंड शिफ्ट दे जाते हैं। अब यहाँ दो कीवर्ड्स हैं जो आप ले सकते हैं। एक हो गया नेचर, नेचर की हीलिंग पावर, राइट? क्योंकि ये नेचर ने किया, किसी ने नहीं किया। कोई सोच के जाता, प्लॉटिंग कंस्ट्रक्टिंग करके जाता, तो भी शायद पोइट को इतना ज्यादा मोड चेंज नहीं दिखता जितना एक छोटे से नेचर के एक्ट से दिख गया। दूसरा स्मॉल थिंग्स, लिटिल लिटिल स्मॉल थिंग्स इम्पैक्ट अस, ये भी आपका सेकंड कीवर्ड है यहाँ पे, ओके? छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में जो होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, दे मैटर, वो चीजें हमारे लिए मैटर करती हैं। जस्ट इन केस आप सैड हैं और आपके सामने एक छोटा सा 1 2 3 महीने का बच्चा जो स्माइल कर सकता है, लेट्स से 3 मंथ्स का कोई बेबी आपके सामने स्माइल करेगा, तो वो भी एक छोटा सा शिफ्ट हो जाएगा आपके माइंडसेट के अंदर, राइट? या आप सड़क पे चल रहे हैं, बहुत परेशान है, वहां छोटे से बच्चे ने स्माइल कर दिया, आपको हाय बोल दिया, हेलो अंकल, हाय आंटी, राइट? हाय भैया, हाय बहन, कुछ भी उसने अगर बोल दिया आपको, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। कितना छोटा एक था, राइट? लेकिन आपका माइंडसेट चेंज हुआ,
आपने एकदम डिप्रेशन के माइंडसेट से आपके ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करोगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्मॉल एक्ट्स भी मैटर करते हैं। रादर देन गेटिंग इनटू दैट मूड फॉर अ लॉन्गर टाइम, आपको करना क्या है, वहां से बाहर निकल आना है। जस्ट गो फॉर अ नेचुरल वॉक, एक नेचर की वॉक कराते हैं, चलो किसी अच्छे से फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं, अपने मन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बता देते हैं, राइट। चलो आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, या अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है तो एक लॉन्ग वेकेशन पे चले जाते हैं। वापस आके आपको फील होगा कि हाँ कुछ तो चेंज है माइंड में, रादर देन गेटिंग इनटू द सेम डीप माइंडसेट। चलो मैं आपको इसका मीनिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में बताती हूँ। ओके, लेट्स से मैं आपको एक ग्लास देती हूँ जिसके अंदर पानी है, एंड आई आस्क यू टू होल्ड इट। मैं आपको ये होल्ड करने के लिए दूंगी, मैं पूछूंगी ठीक है होल्ड कर पा रहे हो, ये मुझसे हाँ मैम ग्लास ऑफ वाटर है। हैवी तो नहीं लग रहा, नहीं नहीं मैम ठीक है, इसमें क्या है, ये आई कैन होल्ड इट, ठीक है तो होल्ड करके रखो। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर्स, एज लॉन्ग एज यू कैन इसको होल्ड करके आपको रखना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप इसको होल्ड करके रखिए। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मैम हाथ में दर्द हो गया, क्यों, वही तो वाटर ही तो है इसके अंदर, आप तो होल्ड कर पा रहे थे ना, अभी तो किया था, अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं मैम बहुत देर हो गई है इसको होल्ड किए हुए, नाउ आई कैन नॉट होल्ड इट एनीमोर, ठीक है रख दो नीचे। ऐसे ही माइंडसेट होता है हमारी लाइफ में। जब भी कोई टेंशन माइंड में आती है, किसी के लिए कोई डाउट माइंड में आता है, किसी से झगड़ा हो गया आपके माइंड में, जब वो बात आ जाती है, अब आप क्या करते हैं, उस चीज को तभी की तभी सॉल्व करने की बजाय यू होल्ड ऑन टू दैट थिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, तभी की तभी उस चीज का सोल्यूशन ढूंढ लेना है। जब हमारे माइंड में कोई टेंशन होती है, उसी टेंशन को अगर हम बहुत टाइम तक सोचते जाते हैं तो वही तो डिप्रेशन बन जाता है। दैट एक्चुअली बिकम्स डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि वो अब आपकी एक एक्यूट प्रॉब्लम बन चुकी है, जो पहले बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती थी। द सेम गोज विद दिस थियोरी जो मैंने आपको ग्लास वाला बताया, ये अभी रख दो, आप इसको कितनी भी बार पकड़ो और रखो चलेगा। हमारा माइंड इतना केपेबल है कि हम टेंशंस को अच्छे से फेस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट होल्ड ऑन टू दोस टेंशंस एंड प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, फिर वो एक्यूट प्रॉब्लम बन जाती है। वही यहाँ पर आपको इस पोम के जरिए सिखाया जाता है, और यही आपको इस पोम में सिखाया गया है। छोटे छोटे एक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं आपको पैसिफाई करने के लिए, बट आप उन पे ध्यान नहीं देते। आप बोलते हो मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, मेरी लाइफ तो बहुत खराब है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये छोटी छोटी चीजें जो हो रही है, जाओ जाके नेचर वॉक ले लो, नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत परेशान हूँ। बिलीव मी, सिर्फ यही छोटी छोटी चीजों से आपके माइंड में शिफ्ट हो सकता है, और यही इतना बड़ा मैसेज आपको 8 लाइंस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ सिखा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसका जो सोल्यूशन है वो इन्हीं स्मॉल स्मॉल एक्ट्स में छुपा हुआ है। कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइंडसेट यू आर इन, कोई और नहीं, आप ही रिस्पॉन्सिबल है, एंड यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपको खुद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और कोई बड़ा टास्क नहीं है। इट कैन बी इजिली सॉर्टेड, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है इनको इजिली सॉल्व किया जा सकता है विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जैसे यहाँ आपको पॉइंट बताते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे थे, पेड़ के नीचे थे, लेकिन जैसे ही जो कैटलिस्ट उनके साथ हुआ, जो स्नो उनके ऊपर आई, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, राइट। इस एक्ट को इग्नोर करने की बजाय अप्रिशिएट किया, और एकदम से उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं इसीलिए थोड़ी ना आया हूँ इस लाइफ में कि ऑल द टाइम डिप्रेस्ड रहूं, परेशान रहूं, नहीं, चलो कुछ चेंज करते हैं और आने वाले समय को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। है ना, कितना ब्यूटीफुल मैसेज। अभी इसके अंदर एक और पॉइंट है जो आप लोग शायद मिस कर गए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्रो यूज किया गया है, हेमलॉक यूज किया गया है, जो कि क्या है, बैड ओमेन है बेसिकली। एक पेसिमिस्टिक सिंबल मैं इनको बोलूंगी, जो कि सैडनेस को, डिप्रेशन को दिखा रहे हैं। तो क्यों किया पोइट ने ऐसा? क्या वो यहाँ पे क्रो की जगह स्पैरो यूज कर सकता था? हेमलॉक ट्री की जगह फिग ट्री, पीपल ट्री, क्रिसमस ट्री यूज कर सकता था? ऑफ कोर्स कर सकता था, बट सिग्निफिकेंटली, मीनिंगफुल, पर्पसली उसने इनको यूज नहीं किया। क्या रीजन है इसका? अच्छा आप मुझे अब ये बताओ कि ये जो पोम है, ये ऑप्टिमिस्टिक पोम लगी आपको या पेसिमिस्टिक लगी? बताओ जल्दी से, क्योंकि जो सिंबल है वो सारे पेसिमिस्टिक थे, तो ये पोम कैसी होनी चाहिए? सिंबल पेसिमिस्टिक है, लेकिन ये जो पोम है ये ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि ये आपको सिखाती है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी एडवर्स हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कितनी भी हो, अगर आप चाहेंगे तो इन सब से बाहर बहुत इजीली निकल आएंगे। तो राइटर की सिचुएशन समझो, वो एक
हेमलॉक ट्री के नीचे था, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन बोलते हैं, चलो डिफिकल्ट सिचुएशन बोलते हैं। उसके ऊपर से वहां क्रो आ गया, मतलब एक तो मैं वैसे ही परेशान, ऊपर से एक और प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ गई, उसके ऊपर से उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर गई, राइट। मतलब एक के बाद एक के बाद एक परेशानियां उसके अंदर आती गई, लेकिन बिकॉज ही हैड दिस ऑप्टिमिस्टिक नेचर, उसका एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक था, तो उसने इन सारी डिफिकल्टीज को एज अ प्रॉब्लम लेने की बजाय एज अ चैलेंज लिया, एंड नाउ ही हैज ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, अब बाहर निकल चुका है। यही हमको अपनी लाइफ में करना है। बताओ, है ना मजेदार मैसेज जो आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ सिखाना चाहते थे। यस, सो सिंस आई आस्क्ड यू, इज दिस एन ऑप्टिमिस्टिक पोम और अ पेसिमिस्टिक पोम? यस, ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोम है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देखो, मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ। आई विल रीड इट एंड यू आल्सो शुड रीड इट। द पोम बिगिंस विद अ सेंस ऑफ रिग्रेट, पहले उसको रिग्रेट होता है, however it ultimately conveys a message of hope and optimism, बाद में वो होपफुल हो जाता है, making it more aligned with an optimistic interpretation rather than a pessimistic one। तो हम यहाँ optimistic रहेंगे। The transformative effort of the dust of snow on the speaker's mood implies that even in difficult moments, देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जितना भी काम आपके साथ हो रहा है वो डिफिकल्ट एडवर्स सिचुएशंस है, फिर भी there is a potential for positive change and इमोशनल अपलिफ्टमेंट। तो पोएट के अंदर अभी भी क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, अच्छा फील करने लगा वो। तो चांसेस आर, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आप अच्छा ही सोचेंगे। The poem can be seen as an encouraging readers to find solace, inspiration and optimism in the world around them, even during challenging time। इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। तो ये जो लास्ट लाइन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट दिस पोम एक्चुअली इंकरेजेस रीडर्स को इंकरेज करती है टू बी होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक एंड इंस्पिरेशनल फील करने के लिए इन देयर लाइव्स, राइट। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा एक और डीप डाउन मीनिंग है जो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, आपको यहाँ पे एक आइसबर्ग दिखेगा, दिख रहा होगा आपको, इसको लिटरेचर में आइसबर्ग थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसबर्ग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखो जैसे आइसबर्ग होते हैं ना, ऊपर इतना सा टिप दिख रही होती है, लेकिन नीचे 90% होता है और भी ज्यादा होता है। तो लिटरेचर में जो पोम आप जब पढ़ते हैं, स्पेशली ऐसे राइटर पोइट्स की, तो आपको रियलाइज करना है कि जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, इसके अंदर डीप डाउन और भी मैसेजेस हैं। तो ऐसा बोला भी जाता है कि जब लिटरेचर का स्कॉलर किसी पोम को पढ़ रहा होता है तो वो जितनी बार पढ़ता है उतनी बार एक अलग ही मीनिंग निकल के आता है उसमें से, राइट। तो एक और डीप डाउन मीनिंग इस पोम में है, जिसको मैं एक कीवर्ड देती हूँ, सीज द डे। सीज द डे क्या हुआ इसका मीनिंग? मतलब आज का ही दिन है, समझो कि आपका आखिरी दिन है, कल हो ना हो, राइट। तो इस दिन को क्या करो, अच्छे से जी लो। तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि ये आखिरी हो आपकी लाइफ का। ये बहुत डीप मैसेज है जो ये पोम आपको देकर जाती है। देखो, इवेंचुअली वी ऑल विल लीड टू डस्ट, डस्ट से बने हैं, डस्ट में ही मिल जाएंगे, ये थियोरी आपने सुनी होगी, राइट। इसीलिए पोइट ने यहाँ पे डस्ट वर्ड भी यूज किया है, डस्ट ऑफ स्नो के नाम से। वो कुछ और भी बोल सकता था, बट उसने डस्ट यहाँ पे पर्पसली लिया है आपको समझाने के लिए कि हम भी डस्ट से बने हैं और डस्ट में ही मिल जाना है। सो व्हाई टू वरी? तो क्यों ना अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो औरों को भी इंस्पायर करे। अब इतनी सी तो लाइफ है, अब इसी लाइफ में आपको फाइट्स भी करनी है, ग्रजेस भी होल्ड ऑन करने हैं, टेंशंस भी लेनी है, डिप्रेशन भी है, स्ट्रगल भी है, और इस सबके बीच में हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना तो भूल ही जाते हैं। Look around yourself, it's so colorful and so cheerful. Enjoy this, enjoy your each day, seize the day, क्या पता कल हो ना हो। और यही ब्यूटीफुल मैसेज आपको ये पोम देती है कि भाई देखो, अब तक आपकी लाइफ में जो हुआ सो हुआ, मट्टी पाओ, राइट, लेट इट गो, जो भी हुआ होने दो। अभी फाइंड आउट अ कैटलिस्ट इन योर लाइफ। खुद से कैटलिस्ट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है, फाइंड आउट अ कैटलिस्ट इन योर लाइफ एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस। ये ब्यूटीफुल मैसेज आपको इस पोम से मिलता है। सो आई होप मैंने आपको ये पोम अच्छे से समझा दिया, इसका डीप डाउन मीनिंग भी बता दिया है। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, ये आपके काम आएगा। क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए अच्छा मटेरियल है, इसको अपने साथ रखना। नाउ अगर मुझे ये पोम आपको समराइज करनी हो, राइट, कुछ कीवर्ड्स ऐसे बता रही हूँ जो ये पोम से आपको सीखने को मिलते हैं, या क्या टेक अवे पॉइंट्स हैं जो आप इस पोम में समझे, क्या लेसन है आपको जो मिले, उन कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे 6 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगी। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन, राइट।
क्या लेसन है आपको जो ये पोम से सीखने को मिलता है? नंबर वन, नेचर हैज हीलिंग पावर। नेचर के अंदर हीलिंग पावर होती है। आपके अंदर कोई भी मेंटल इलनेस है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, जस्ट गो क्लोज टू नेचर, बी क्लोज टू नेचर एंड यू विल बी रिलैक्स। इसको आप और तरीके से भी बोल सकते हैं, नेचर कैन ब्रिंग चेंज इन योर पर्सपेक्टिव, राइट। ऐसा हम बोलते हैं ना कि दुनिया को देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। क्यों हुआ? कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में, एंड इफ यू वांट टू फील इट, आप कुछ दिन के लिए जस्ट मेक दिस योर हैबिट दैट यू वेक अप इन द मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock। जब आप 5 बजे उठेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि आप महाज्ञानी बन चुके हैं। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ में, जब वो सुबह उठते हैं वो देखते हैं कि यार लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितना कुछ है करने के लिए। और अगर आपने ये पैटर्न 10-12 दिन तक फॉलो कर लिया तो आप अपने आप को और लोगों से बहुत अलग फील करोगे। बोलोगे ये क्या लोग हैं, पता नहीं क्या अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। मुझे देखो, मैं 5 बजे उठता हूँ और अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना चुका हूँ। 10 डेज में ही आपको रियलाइज होगा दैट यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हो गया ना, लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब सुबह 5 बजे उठ के क्या नेचर वॉक करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, रिलैक्स्ड रहना है। ऐसा नहीं कि उठे और नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दिया, वैसा नहीं। नेचर के क्लोज रहना है, राइट। तो नंबर वन, नेचर से रिलेटेड, नेचर हैज हीलिंग पावर। सेकंड, स्मॉल इनसिग्निफिकेंट मूवमेंट्स मैटर, दे आल्सो मैटर। ऐसा नहीं है छोटे छोटे एक्ट्स जो हमारे आसपास हो रहे हैं वो किसी रीजन से होते हैं और आपको उनको अटेंशन देनी है, इग्नोर नहीं करना है। छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी बातों में, कहते हैं छोटी बातों में भी खुशियां होती हैं, छोटी छोटी चीजों में भी इंजॉय किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड, थर्ड, ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव साइड। हमेशा आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है। पॉजिटिव साइड बोले तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है, पेसिमिस्टिक नहीं रहना है। अरे मेरी तो लाइफ ही बेकार है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो दिन ही खराब है, मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद है। ऐसे नहीं होता। मेरे ना पापा समझते, मेरी मम्मी नहीं समझती, मेरे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। ऐसा क्यों है, पहले ये रियलाइज करो और उसके बाद में एक पॉजिटिव अप्रोच अपने माइंडसेट की रखो। तो आप देखोगे एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, एवरीथिंग विल टर्न इन योर फेवर, राइट। तो बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ। नेक्स्ट, हैव दिस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन। ओके, जैसे इस पोम के अंदर जो स्नो वाला एक्ट हुआ, पोइट ने उसको अप्रिशिएट किया और एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उसके माइंड में आई कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब इस एक्ट की वजह से आगे का टाइम मेरा अच्छा मैं रखूंगा क्योंकि अभी मेरे माइंड में एक चेंज आ चुका है। तो इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को हमें अपने पास हमेशा रखना है। ऑलवेज अप्रिशिएट एवरी स्मॉल थिंग दैट इज हैपनिंग विद यू, राइट। बिकॉज अगेन हर चीज जो होती है वो पर्पसफुली ड्रिवन होती है, राइट। नेक्स्ट इज डू नॉट होल्ड ऑन निगेटिविटी इन योर लाइफ फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्लास वाला एग्जांपल मैंने दिया था, राइट, कि हमको नेगेटिविटी अगर हमारी लाइफ में है तो हमको बहुत टाइम तक उसको नहीं रखना है। जितना जल्दी हो सके नेगेटिविटी को बाहर भगा दो, इससे पहले कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बन जाए। अच्छा है कि आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। सीज द डे, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जो कीवर्ड मैं आपको डीप डाउन मीनिंग में बता चुकी हूँ, दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सीज योर डे। अपने डे को एंजॉय करो, ऐसे जियो कि ये आखिरी दिन है आपका और आज के दिन मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। जो भी करना है बेस्ट करना है, यही आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि यार मेरे तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, अब आगे के दिन में क्या करना, बेकार ही है। नहीं नहीं नहीं, जितना जो हुआ सो हुआ, आगे का टाइम और अच्छा बनाना है। सीज योर डे, ऑलराइट। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 लेसन हैं जो इस पोम से आपको सीखने को मिलते हैं। आई होप ये पोम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब देखो इसका सेंट्रल आइडिया, इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। वेट फॉर द क्वेश्चन आंसर।